सत श्री अकाल। फाइनेंस की खोज में आज के पहले पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। आज हमारे बीच में अर्पित गोयल जी हैं, जो हमारे CIO हैं, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। फिनखोज में वो हमारे ब्रेन हैं और उन्होंने ये सारे फ्रेमवर्क्स को डिज़ाइन करा है। चलते हैं, उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि ये विचार उनके मन में कैसे आया, क्या करा। और उससे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे एजुकेशन वाला कंटेंट और जिससे आपको फ़ायदा हो पैसे बनाने में, हम लेकर आते रहेंगे। एंड ये एक सीरीज़ है जो हम शुरू कर रहे हैं, ये एक मुहिम है जो हमने शुरू करी है। और हमारा मिशन सिर्फ एक है कि फिनखोज में हमें रिटेल इन्वेस्टर्स को एम्पावर करना है, कि वो अच्छे पोर्टफोलियोज बना पाएं, अच्छी जगह रिसर्च कर पाएं, अच्छी इन्वेस्टमेंट्स कर पाएं। यही हमारी सोच है और इसी वजह से हमने शुरू करी है फिनखोज। आज के पहले पॉडकास्ट में शुरू करते हैं और अर्पित जी का वेलकम करते हैं। वेलकम अर्पित जी, एंड थैंक यू फॉर दिस कमिंग टुडे। एंड अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ सर कि ये फिनखोज जो आपके मन में आइडिया आया, वो कब आया, कैसे आया, और इसके पीछे और कौन आपके साथ जुड़े हुए हैं जो इस मिशन में आपका साथ दे रहे हैं? थैंक यू सो मच रविंदर जी। तो फिनखोज का आइडिया मुझे आया, जैसे मैं पहले एक इन्वेस्टमेंट्स करता था, मेरा बैकग्राउंड है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का। आई यूज्ड टू डू लॉट ऑफ रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च मैं करता था कंपनीज के बारे में। डीप रिसर्च होती थी, रीडिंग बैलेंस शीट्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस, पीयर बेंचमार्किंग। इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, काफ़ी टाइम लगता था। समटाइम्स ऐसा भी होता था कि हम लोग कंप्लीट करते थे अपनी रिसर्च को और अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती थी। तो एक लेंथी प्रोसेस होता था, उसकी वजह से टाइम भी कंज्यूमिंग होता था इसका, और चीज़ें जो ना थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती थी थोड़ी सी। मे बी मेरा बैकग्राउंड है, शायद मैं वो रिसर्च कर पाऊँ, लेकिन ये रिसर्च हर किसी को, फंडामेंटल रिसर्च इतना ईजी भी नहीं है। मतलब टेक्निकल रिसर्च ऐसे होता है कि टेक्निकल रिसर्च में हम लोग बात करते हैं, प्राइस एक्शन देखते हैं। फंडामेंटल रिसर्च में बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, कंपनी का परफॉर्मेंस, कंपनी का वैल्यूएशन, कंपनी का आगे का फ्यूचर आउटलुक, कंपनी के अंदर इंस्टीट्यूशन होल्डिंग कैसे मूव हो रही है, कंपनी के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ों का रिसर्च होता है, तब जाके हम फंडामेंटल कॉल ले पाते हैं कंपनी के बारे में कि कंपनी अच्छी है, बहुत अच्छी है या खराब है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम सभी के साथ आती है। तो मुझे ये आइडिया आया था कि जब मैं ये रिसर्च करता था, मुझे लगा कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, और मुझे भी लगता है कि मुझे चीज़ें थोड़ी सिंपल करना पसंद है। मैं थोड़ा-सा, आप कह सकते हो, लेज़ी हूँ, या ईज़ी चीज़ें करना मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ। राइट। तो मैंने पहले क्या किया, मैंने कुछ फाइनेंशियल मॉडल्स बनाए। ओके। लाइक मेरा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का बैकग्राउंड था, तो मैं फाइनेंशियल मॉडलिंग में मेरी। थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं आप। उससे क्या होगा कि हमारे जो दर्शक हैं उनको एक आइडिया लगेगा कि ये जो आपने इतना एक्सपीरियंस करा, इतना कुछ आपने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करें, या खुद शायद आपने एक्सपीरियंस करा उन प्रॉब्लम्स को, तो कहाँ से शुरू हुई आपकी जर्नी इस फंडामेंटल रिसर्च पे भी? श्योर। तो बेसिकली जो मेरा करियर शुरू हुआ था 2012 में, मैंने शुरू किया था। मेरी फर्स्ट जॉब ही इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में दी, वाह। इन अ प्राइवेट इक्विटी डिपार्टमेंट। तो हम लोगों का बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये रहता था, कंपनी को फंड रेजिंग कराना है, प्राइवेट इक्विटी, वीसी, आईपीओस, मर्जर एक्विजिशंस। तो ये सारी तरीके की हम लोग ट्रांजेक्शन्स पे काम करते थे, और एंड टू एंड ट्रांजेक्शन पे काम करते थे, लाइक प्रिपेयरिंग द डॉक्यूमेंट, पिच बुक्स, इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल मॉडल्स, मीटिंग टू द इन्वेस्टर्स, कन्विंसिंग देम, और फंड रेजिंग फॉर द कंपनी। तो पूरा एंड टू एंड ट्रांजेक्शन पर काम करते थे, डिफरेंट रोल्स पर हम काम करते थे। तो मतलब वही मेरा एक शुरुआत से मेरा एक्सपीरियंस रहा है। लगभग पिछले, मुझे ऑलमोस्ट 12 ईयर्स तक मैंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम किया है। सो वी आई वर्क विद लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स। मतलब मैंने मोर देन 8 आईपीओस क्लोज किए हैं, वाह। नंबर ऑफ प्राइवेट इक्विटी ट्रांजेक्शंस क्लोज करी हैं, डेट ट्रांजेक्शन बहुत सारी क्लोज करी। तो मतलब इन अ स्पैन ऑफ 12 ईयर्स आई हैव क्लोज मोर देन 20 ट्रांजेक्शंस। वाह। सो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, एक रिच एक्सपीरियंस था, जिसने मेरे को हेल्प किया टू गेन के गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कंपनी रिसर्च। राइट। कि कंपनी के फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है, कैसे की जा सकती है। उससे मुझे एक अच्छा एक्सपोजर मिला। और उसके बाद फिर मेरे को ये था कि चलो ठीक है, हमने 10-12 साल आईबी में काम कर लिया, लेट्स गो टू द नेक्स्ट लेवल कि फंड मैनेजमेंट करते हैं। अब हम लोग बाई साइड पर आते थे, तो बहुत टाइम तक सेल साइड पर काम कर लिया।
अब कुछ बाय साइड पर भी काम एक्सपीरियंस गेन करते हैं. सो आई पिक अप दिस अपॉर्चुनिटी कि ठीक है, मैं सेबी को अप्रोच किया. वी गॉट द सेबी रजिस्ट्रेशन ऑल्सो. सो वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द बाय साइड. गॉट इट. अब अगेन इतनी सारी कंपनी है, 5,000 कंपनी है मार्केट के अंदर. फिर वो प्रोसेस और फिर वही चीजें बार बार. गॉट इट. और हम ये भी कह सकते हैं कि मतलब थंब रूल कि 5,000 में सिर्फ 10% कंपनी ऐसी हैं जो मार्केट में जिसमें पैसा बन सकता है आपका. वो 500 कंपनी है गिनी चुनी जिसमें आपको कुछ रिटर्न्स बन सकते हैं. गॉट इट. और बाकी 90% कंपनी मार्केट में मतलब एकदम से वीक कंपनी, खराब कंपनी बोल सकता है. गॉट इट. गॉट इट. तो देयर आर टू वेज. मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो हम हर कंपनी को स्टडी करूं, उसके ऊपर एक अपना फंडामेंटल थीसिस बिल्ड करूं, या फिर दूसरा तरीका ये था कि मेरे को ये लगा कि इसको मैं कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ. तो वहां से एक सिंपल आइडिया आया. मतलब आई स्टार्टेड विद बिल्डिंग ए फाइनेंशियल मॉडल फर्स्ट एट माई एंड. ओके. कि जैसे मेरे को फाइनेंशियल मॉडलिंग का थोड़ा एक्सपीरियंस था, तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा क्यूटी का भी मॉडल बनाया जा सकता है. तो क्यूटी, ये एक्चुअली ना हमारे जो दर्शक हैं वो बिल्कुल रिटेल है. तो कभी भी कोई ऐसा शब्द आएगा शायद मैं आपको रोकूंगा, मैं आपको बोलूंगा सर ये समझाइए, क्योंकि मैं खुद फंडामेंटल्स को इतनी अच्छे से समझता नहीं हूँ. एंड मैं चाहूँगा कि आज मैं फंडामेंटल्स को भी अच्छे से समझूं. तो आपने 2-3 वर्ड्स यूज़ करे, फाइनेंशियल मॉडलिंग और फिर आपने क्यूटी बोला. व्हाट इज़ दिस? अगर एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमारे दर्शकों के लिए आप कहना चाहोगे, समझाना चाहोगे? Sure. So basically equity is nothing, it's a company only. स्टॉक्स जो हम कंपनी को ट्रेड करते हैं, हम कंपनी को हम बोलते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर खरीद लो, एचडीएफसी बैंक का शेयर खरीद लो. तो जो शेयर वर्ड है उसी को हम इक्विटी वर्ड यूज करते हैं. राइट. और फाइनेंशियल मॉडलिंग ये क्या है? फाइनेंशियल मॉडलिंग होता है इट टाइप का क्वांटिटेटिव सिस्टम, क्वांटिटेटिव मॉडल्स, जिसमें आप एक सेट ऑफ रूल्स को यूज करके एक फ्रेमवर्क बनाते हो जो एक आपको आउटपुट क्रिएट करता है, लॉजिकल आउटपुट क्रिएट करता है. ठीक है. जैसे अगर मैं आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टर्म्स में बताऊं, तो वहाँ पे हम फाइनेंशियल मॉडल्स बनाते थे कंपनी को प्रोजेक्शन करने में, कि कंपनी का हिस्टोरिकल ट्रेंड देखते थे, कंपनी के हम रिवेन्यू के एनालिसिस करते थे, कंपनी का जो बेसिकली टॉप लाइन है, सेल्स है, वो कैसे आ रही है, और उसी के बेसिस पे हम आपका फ्यूचर प्रोजेक्शन करते थे कि आने वाले 3-4 साल बाद कंपनी कैसे जो है ना आगे ग्रो करेगी, गिवन द फैक्टर्स की कंपनी के इंटरनली क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कंपनी के आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, या मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, इंडस्ट्री कंडीशन कैसे, तो उसके बेसिस पे कंपनी के फ्यूचर प्रोजेक्शंस किए जाते थे. सो दिस इज द वर्ड कमिंग फ्रॉम फाइनेंशियल मॉडलिंग. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से ये वर्ड आया फाइनेंशियल मॉडलिंग का, एंड वेरी कॉमन वर्ड इन आरबी. गॉट इट. गॉट इट. सो अपने दर्शकों के लिए मैं इसको कोशिश करता हूँ एक स्टेप और सिंप्लीफाई करने के लिए. तो बेसिकली फाइनेंशियल मॉडलिंग एक तरीका है जिससे आप कंपनी के जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जो भी आंकड़े हैं, जो भी नंबर्स हैं, उनको एक सरल एक तरीके से एक एक्सेल या किसी एक फॉर्म में लेकर आएं और फिर उसकी प्रोजेक्शंस करें कि अगर ये कंपनी पिछले 2 साल में 10% ग्रो करा या 20% ग्रो करा तो अगले 5 साल में इसका ग्रोथ चार्ट कैसे होगा. ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर कंपनी मुनाफा करेगी तभी तो वो मुनाफा बांटेगी एक आम इन्वेस्टर को, और जब मुनाफा बांटती है तभी उस कंपनी की ग्रोथ होती है. तो फाइनेंशियल मॉडलिंग एक आधार है जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें निर्भर हैं. एंड अर्पित जी इस चीज में बिल्कुल सक्षम है. ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इसको कैसे हम लोग अपना अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएं, और फिर धीरे धीरे हम इसको आगे और भी इसी करके रिटेल इन्वेस्टर से भी पहुंचा पाएं. तो वो एक हमारी कोशिश है. तो जैसे मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल मॉडलिंग होती है जिसमें हम कंपनी के बारे में उसका प्रोजेक्शंस करते हैं. ऐसी इक्विटी में हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव मॉडल्स. करेक्ट. इसमें हम क्या करते हैं, हम कंपनीज का, जैसे कंपनी के मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं, जब मेरे को ये आइडिया है कि यार इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, ये मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है प्रोसेस, और इसको सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी है. तो इसके एग्जाम्पल के साथ हम अपने दर्शकों को समझाते हैं कि कोई भी एक स्क्रिप्ट का नाम ले लीजिए, उसके पैरामीटर्स बता दीजिए, एक क्वांटिटेटिव मॉडल बना दीजिए. उससे क्या होगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक आम गाहक जिसने अभी तक किसी शेयर में इन्वेस्ट ही नहीं करा, किसी शायद स्टॉक उसको पता नहीं है, वो भी आपके साथ जुड़ पाए, समझ पाए, और इन सब चीज़ों से वो भी अपनी उन्नति कर पाए, प्रॉफिट कर पाए, जो हमारा फिनखोज में एक एम और मिशन. चलिए मैं आपसे ही पूछता हूँ, हाँ जी. अगर एक कंपनी के बारे में आपको एनालाइज करना हो, तो आप क्या क्या पैरामीटर्स को फोकस करोगे? प्रॉफिट कितना बनाती है, बिल्कुल सही बात है.
ठीक है। फिर सेल्स वगैरह अगर थोड़ा बहुत देखूं मैं, तो सेल्स क्या कर रही है? मुझे इसके अलावा पैरामीटर्स नहीं पता, तो मैं अर्पित जी आप ही के ऊपर बॉल टॉस करता हूँ, और आप हमें बताएं कि इसके अलावा कौन से पैरामीटर्स हैं जो एक क्वांटिटेटिव मॉडल में बनते हैं, और आप उसको फिर उसको जिस भी तरीके से एनालाइज करते हो। ठीक है। सो बेसिकली जब मैंने क्वांटिटेटिव मॉडल बिल्ड किया, सो मुझे ये लगा था कि पैरामीटर्स सारे कवर होने चाहिए जो पैरामीटर्स कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब इट शुड नॉट बी कि एवरीथिंग, बट जो रिलेवेंट पैरामीटर्स हैं वो सारे पैरामीटर्स हमें कवर करने हैं। तो हमने ट्रैक रिकॉर्ड के पैरामीटर्स को कंसीडर किया, राइट। वैल्यूएशन पैरामीटर्स कंसीडर करे, फ्यूचर आउटलुक कंसीडर किया, कंपनी की रिलायबिलिटी कंसीडर करी, जिसमें हम देखते हैं कंपनी की होल्डिंग्स का चेंज कैसे हो रहा है, प्रमोटर होल्डिंग, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग, और टेक्निकल पैरामीटर्स किया। अगर मैं थोड़ा सा इसको और फर्दर ब्रेक करूं, तो टेक्निकल जैसे ट्रैक रिकॉर्ड पैरामीटर्स है, तो ट्रैक रिकॉर्ड पैरामीटर्स में वी आर लुकिंग एट कंपनीज लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड, कि सेल्स का 5 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, प्रॉफिट का 5 ईयर का ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन कैसे इंप्रूव हो रहे हैं, उसके बाद कंपनी का कैपेक्स प्लान कैसा है, कंपनी में एसेट ग्रोथ कैसे हो रही है। तो दिस इज कंप्राइजिंग द ट्रैक रिकॉर्ड। ये पैरामीटर्स को मैं एक बार, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल कंपनी की सेल्स ग्रोथ 15% की है, प्रॉफिट ग्रोथ 20% की है, इफ आई एम गिविंग रेटिंग, मैं आपको सिखाता हूँ कि अगर क्वांटिटेटिव मॉडल अगर मैंने बिल्ड करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। मैंने ये देखा कि कंपनी की सेल्स ग्रोथ अगर 10% से ऊपर है तो कंपनी की एक्स रेटिंग हो, कंपनी की ग्रोथ अगर 15% प्लस है तो एक्स प्लस 1% हो, एक्स गुड। समथिंग हो, राइट। तो ऐसे हमने ट्रैक रिकॉर्ड की रेटिंग बिल्ड करी। सिमिलरली वैल्यूएशन, जब जब हम वैल्यूएशन की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन पैरामीटर्स कौन से होते हैं? प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक, तो उस तरीके के वैल्यूएशन। मल्टीपल तरीके हैं जिस तरीके से आप एक कंपनी को एनालाइज करते हैं। एक और वर्ड इस्तेमाल हुआ, वो है रेटिंग। रेटिंग का मतलब होता है कि सारे नंबर्स को अगर एक नंबर में जोड़ा जाए, और सभी कंपनीज को अगर एक आधार देना है, मतलब एक ही नंबर जिससे पता चल पाए कि वो कंपनी अच्छी है या बुरी है। अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग मेथड्स हैं, बट रेटिंग का मतलब सरल भाषा में ये है कि एक ही नंबर देना जिससे आपको आइडिया लग जाए कि कंपनी कैसे कर रही है। हमारे देश में क्रिसल्स एंड और भी ऐसी इंस्टीट्यूशंस है जो क्रेडिट रेटिंग देती है। ऐसी ही एक रेटिंग अर्पित जी ने बनाई है, जिससे एक आम इंसान को पता लग सकता है कि वो कंपनी अच्छी है या बुरी है। ओवर टू यू सर। और रेटिंग में भी हमने एक इसमें एक फैक्टर और ऐड किया है जो कि बहुत रिलेवेंट भी है और जो हमें काफी हमारी रेटिंग को डायनेमिक बना देता है। ये फैक्टर है हमारा पीयर बेंचमार्किंग। ओके, जैसे रेटिंग्स आपने करी कंपनी के, मैंने आपको बताया कंपनी की ग्रोथ 15% है, आपने उसको एक्स रेटिंग दे दिया। लेकिन अगर मैं उसी कंपनी की ग्रोथ को उसके पीयर ग्रुप से कंपेयर करूं कि कंपनी के बाकी, समझो एचडीएफसी बैंक का देखते हैं कि एचडीएफसी बैंक की ग्रोथ 15% है, आई कंपेयर एचडीएफसी बैंक विद आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एयू बैंक, तो सभी बैंकों से मैं कंपेयर करूंगा उनकी रेटिंग को। उसके बाद अगर जिस भी अगर एचडीएफसी बैंक की ग्रोथ बाकी बैंकों से अच्छी है तो उनकी रेटिंग में कंपैरिजन होगा और उससे रेटिंग इंप्रूव हो जाएगी। अगर उसकी ग्रोथ कम है बाकी बैंक से तो उनकी रेटिंग थोड़ी सी गिर जाएगी। करेक्ट। तो इस हमारा 2 फैक्टर रेटिंग होती है। वन होती है कि हमने स्टैटिक 20 पैरामीटर्स पे हमने कंपनी को रेटिंग दिया, जिससे हमारे कोर रेटिंग आ गया कि कंपनी अच्छी है खराब है। फिर उसके बाद हमने उस कोर रेटिंग के ऊपर उसका पीयर बेंचमार्किंग करा, जिससे वो रेटिंग डायनेमिक बन गया और हमने उसको रैंकिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो चीज़ें कुछ कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं, और हम अपने दर्शकों के लिए ये सारी चीज़ें बहुत सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। एक चीज़ बड़ी कॉमन सी हो रही है कि हमने कोई सिस्टम सा बना लिया है, कोई रूल्स रख लिए हैं अपनी सारी एनालिसिस को। मैंने आजकल ना ये बड़े सारे नए वर्ड्स सुने हैं, तो क्या ये मिलते जुलते हैं या आपने कुछ अलग से करा है? एक वर्ड है एआई, कुछ क्वांट कहते हैं, अलग अलग वर्ड्स हैं जो बड़े वायरल से हो रहे हैं आज की डेट में इंटरनेट पे। तो आपका मॉडल क्या उन्हीं टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहा है या आप कुछ और कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। बेसिकली वी आर आल्सो डूइंग द क्वांट। क्वांट इज नथिंग, इट्स अ सेट ऑफ रूल्स और फ्रेमवर्क ओके। व्हिच यू हैव क्रिएटेड। तो स्टॉक्स कॉमन होते हैं, बट जो चेंज होता है वो फ्रेमवर्क चेंज होता है कि आपने क्या, आपकी एंट्री रूल्स हैं, किस कंडीशन पे आप स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में एंटर कराते हो, क्या कंडीशंस आपके अगर मीट नहीं हो पाते तो पोर्टफोलियो का स्टॉक, वो स्टॉक पोर्टफोलियो में नहीं होता, वो पोर्टफोलियो से एग्जिट कर लेते हैं हम लोग। तो ये फ्रेमवर्क होता है। ये फ्रेमवर्क सबके अलग अलग हो सकते हैं, सबके अपने खुद के प्रोप्राइटरी फ्रेमवर्क हो सकते हैं फॉर डिजाइनिंग द पोर्टफोलियो।
बट येस, अगर हम एज अ ब्रॉडर टर्म्स में बात करें तो क्वांट इज सेट ऑफ रूल्स, मैथमेटिकल रूल्स को हम यूज करके एक रेटिंग सिस्टम बिल्ड करते हैं, और वो रेटिंग से हम ये डिटरमाइन करते हैं कि ये स्टॉक अच्छा है या बुरा है। इन द सेम वे हम सेक्टर्स को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, सेक्टर रोटेशन देख लेते हैं कि कौन से सेक्टर्स की रेटिंग अच्छी आ रही है, कौन से सेक्टर्स की रेटिंग खराब आ रही है। और इसमें सर मैं एक चीज़ और ऐड करूंगा, हम इसमें वन स्टेप और आगे बढ़ जाए, और मैं लोगों को, अपनी जनता को भी एजुकेट करना चाहूंगा इसके लिए, कि हम जनरली क्या करते हैं, हम प्राइस का ट्रेंड देखते हैं कि प्राइस ऊपर जा रहा है मतलब स्टॉक अच्छा है। हमने यहाँ पे एक नया इनोवेशन किया है, हमने रेटिंग का ट्रेंड बना दिया कि जो हमारे 20 पैरामीटर्स हैं फंडामेंटली, ट्रैक रिकॉर्ड, वैल्यूएशन, आउटलुक, रिलायबिलिटी और टेक्निकल्स, इन सभी में टोटल 20 पैरामीटर्स है। उसका एक ट्रेंड बनता है, एक जिसको हम बोलते हैं वन स्कोर फॉर एवरीथिंग, वो एक ओवरऑल स्कोर है फिनकोच का। तो वो स्कोर के ट्रेंड के हिसाब से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर कंपनी का रेटिंग अच्छा है और ट्रेंड बना हुआ है तो आप उस स्टॉक को होल्ड कर सकते हो। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि ये स्टॉक अभी गिर जाएगा। मतलब वो आपको कन्विक्शन बिल्ड करता है कि कंपनी की रेटिंग अगर स्ट्रांग है और कंपनी अगर ऊपर जा रही है तो यू कैन रिमेन इन्वेस्टेड इनटू दिस स्टॉक। गॉट इट, गॉट इट। फिर एक और वर्ड आया, फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क एक किस्म का ढांचा है, ओवरऑल स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर मल्टीपल चीज़ें हो रही हैं। तो अर्पित जी ने अपना एक फ्रेमवर्क या ढांचा क्रिएट करा है जिस पे अलग अलग मेथडोलॉजी, अलग अलग कैलकुलेशन होकर फिल्टर आउट हो रहे हैं कि कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं, बुरे हैं। अ, हमारे बीच शायद कुछ ऐसे भी लोग होंगे या सुन रहे होंगे जो ये सिस्टम्स क्रिएट करना चाहें, रूल बेस्ड चीज़ें अपनाना चाहें, या कुछ ऐसे भी दर्शक हैं, खुद वो इन्वेस्टर्स हैं एंड वो भी चाहते हैं कि इसका वो बेनिफिट उठा पाएं। तो उनके लिए सर कोई एडवाइस, वो कहाँ से शुरू करे और कैसे करे? डेफिनेटली इसको हमने इतना इजी कर दिया है कि हमने इसको, अब हमारा एक मिशन बन गया है कि इसको कैसे हम रिटेल इन्वेस्टर्स तक लेके जाएं। मतलब इनफैक्ट आवर मिशन इज टू हाउ टू एम्पावर द रिटेल इन्वेस्टर्स विद क्वालिटी रिसर्च विद क्वांट सिस्टम्स। तो इसमें सर हम क्या कर रहे हैं, हमने अपना लास्ट 2 ईयर से हम लोग एट फिनकोच वी आर बिल्डिंग एपीआईज। हमने अलग अलग फ्रेमवर्क्स के साथ अपने एपीआईज बनाने शुरू कर दिए, और हमने स्टॉक रेटिंग का एपीआई बना दिया। सिमिलरली हमने सेक्टर रेटिंग्स के एपीआई बना दिए, स्किनर्स के एपीआई बना दिए। तो आप हमारे फिनकोच की वेबसाइट पर आके स्टॉक को कंपेयर कर सकते हो, पॉइंट बाय पॉइंट कंपेयर कर सकते हो, मल्टीपल पैरामीटर्स पर स्टॉक को एनालाइज कर सकते हो, रेटिंग के चार्ट्स देख सकते हो आप। सिमिलरली सेक्टर का रोटेशन देख सकते हो, सेक्टर रोटेशन कैसे हो रहा है। इवन आपने अगर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स किया हुआ है तो आप अपने पोर्टफोलियो का हेल्थ चेकअप कर सकते हो। वहाँ पर भी हमारा रेटिंग सिस्टम आपको पूरे पोर्टफोलियो को एनालाइज करेगा और ये बता देगा, फिल्टर कर देगा कि ये अच्छे स्टॉक हैं, ये खराब स्टॉक हैं। उसका एक प्रॉपर रीजनिंग देगा आपको। तो हमने उस लेवल तक क्वांट रिसर्च को यूज करके रिटेल इन्वेस्टर्स तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किससे आपको सिंप्लीफाई कर सके उसके लिए। ग्रेट। सो अर्पित जी की बातों की अगर मैं थोड़ी सी समीक्षा करूं या छोटा करूं, तो जो फिनखोज की ऐप में है, अर्पित जी ने वो सारा ज्ञान उसमें डाल दिया है। वो सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो आप सब अगर फिनखोज की ऐप डाउनलोड करेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो अभी अर्पित जी ने बताई वो आप देख पाएंगे। अर्पित जी, आपकी बातें अच्छी लग रही हैं, बट ना यकीन वाली बात अभी भी थोड़ी सी कम लग रही है। क्या जो क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग है या रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग है, जैसे आपने बताया, क्या मैं इसके ऊपर अगले 10 20 30 साल पे रिलाई कर पाऊंगा? और अगर हाँ, तो क्यों? बिल्कुल सही बात है, एकदम वैलिड क्वेश्चन है आपका सर। इसमें बेसिकली क्वांटिटेटिव रिसर्च का सबसे बड़ा फायदा क्या है, एक तो ये डेटा ड्रिवन है, अनबाइस्ड है। अगर कंपनी के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं तो उसको रेटिंग अच्छी मिल रही है, उसका कंपैरिजन कर रहे हैं हम उसके पेयर ग्रुप के साथ, अगर कंपनी सच में परफॉर्म कर रही है, उसके मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं तो उसकी रेटिंग इंप्रूव हो रही है। पूरा सिस्टम डेटा ड्रिवन है और अनबाइस्ड है। सेकंड बेनिफिट इसका है कि कंसिस्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई एक रूल सिस्टम बना लिया, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ सर। जैसे मार्केट में मैंने एक एग्जांपल दिया कि 5,000 कंपनीज है, उसमें 10% कंपनी ऐसी है जिसमें पैसा बन सकता है। 500 कंपनी है एवरेज जिसमें पैसा बनता है, या जो थोड़ा बहुत मार्केट में कंपनियां रिटर्न देती हैं आपको। उसमें से भी अगर हम सिर्फ 20% ही कंपनी ऐसी होती है जो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न देती हैं। अगर हम बोले निफ्टी 500 का रिटर्न 10% है, तो ऐसे जरूरी तो नहीं है कि सारी कंपनी 10% चली है। राइट। उसमें से कुछ कंपनी गिरी भी है, बहुत भी गिर, ज्यादा ज्यादा भी गिर सकती हैं, और कुछ कंपनी जो बहुत अच्छी भी चल सकती हैं। तो जो कंपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनीज रिटर्न देती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न देती है, वो हाई क्वालिटी कंपनीज होती हैं।
ठीक है, जो लगभग आप मान के चलो कि वो 20% होती हैं उन 500 की। 80 से 100 कंपनी ऐसी होती हैं जो कंपनी सच में बहुत अच्छी होती है, जिनके रिटर्न्स बहुत अच्छे होते हैं। तो हमने सिस्टम उस तरीके से बिल्ड कर लिया कि हम वो जो अच्छी कंपनीज हैं, जो सबसे टॉप क्वालिटी कंपनीज हैं, वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक रेटिंग सिस्टम बिल्ड किया आउट ऑफ 10। तो अगर कंपनी का स्कोर 8+ है, कंपनी एक्सीलेंट है। कंपनी का स्कोर 6 to 8 के बीच में है, वो एवरेज क्वालिटी है। बिलो 6 है, वीक है। सिमिलरली हमने सेक्टर रेटिंग सिस्टम बिल्ड कर लिए, तो हम वी कैन इजीली स्पॉट गुड कंपनीज, गुड सेक्टर्स और रिलेवेंट कंपनीज पे हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो दैट इज अ ब्यूटी ऑफ क्वांट इन्वेस्टिंग कि ये कंसिस्टेंट रहता है, ये सिस्टम आपका डेटा ड्रिवन होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन द लास्ट 1 ईयर मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया, क्वांट ड्रिवन पोर्टफोलियोज बनाए। तो क्वांट ड्रिवन पोर्टफोलियोज में जो मेरा एक सबसे पुराना पोर्टफोलियो था, स्टेबल बास्केट, उसका नाम स्टेबल बास्केट है, उसका एवरेज रिटर्न इज 40% एज कंप्यूटर निफ्टी रिटर्न ऑफ 10%। 100% इक्विटी बास्केट है, फुल्ली एलोकेटेड है मार्केट में। हमने मार्केट के यहाँ पे पिछले लास्ट 1 ईयर में काफी अप्स एंड डाउन देखे। मार्केट को हमने करेक्शन होते हुए भी देखा, जब फरवरी मार्केट ने अपना लो लगाया 23,000 के आसपास का, फिर मार्केट में रिकवरी देखी, फिर एक लो लगा, फिर रिकवरी देखी। उस फेज में हमने ये देखा कि मार्केट में अगर आपने डेटा ड्रिवन बास्केट्स बनाई है, हमने जो डेटा ड्रिवन बास्केट्स बनाई थी, तो कंसिस्टेंटली मार्केट में एक अल्फा मेंटेन कर रही थी। हर महीने मार्केट में अगर मार्केट समझो 2% बढ़ रही है, तो वो बास्केट 3 to 4% ग्रो कर रही थी। अगर मार्केट फॉल हो रही है, निफ्टी अगर फॉल हो रही है, तो वो फॉल हो भी रही थी तो कम हो रही थी। तो वो क्योंकि क्वालिटी, आपका जो स्टॉक सिलेक्शन है वो क्वालिटी की तरफ चला गया। मतलब मैंने छटनी कर दी कि जो अच्छी कंपनी थी सिर्फ वही मेरा यूनिवर्स है, और उसमें फिर एक टेक्निकल पैरामीटर्स को यूज करके हमने स्टॉक सिलेक्शन कर लिया, एंट्री एग्जिट डिफाइन कर ली। गॉट इट। और आपको लग रहा है कि ये अगले 10 साल तक सिमिलर पैटर्न पे चीजें चलती रहेंगी? सिर्फ हो सकता है कि कोई सिस्टम में कुछ रूल्स इधर उधर आप कर पाए। दैट्स अ सिस्टम क्वांट इज द फ्यूचर। क्वांट इज द फ्यूचर। क्वांट इज द फ्यूचर। देखो, हम बोलते हैं एआई, क्वांट इज द रूल। लाइक एआई इज व्हाट? एआई एक ऐसी पावर है, लाइक जो पावर जो बैटरी के अंदर स्टोर्ड है, लेकिन उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको डिवाइस चाहिए, एक लॉजिक चाहिए, फ्रेमवर्क चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एआई मुझे हेल्प करता है कि टू गेट ऑल द डेटा फ्रॉम ऑल द डिफरेंट सोर्सेज एट वन प्लेस विद इन नो टाइम। एआई ने मुझे मदद करी डेटा को एब्जॉर्ब करने में। अब उस डेटा को कन्वर्ट करना है मुझे एक्शन के अंदर, तो उसके लिए मुझे फ्रेमवर्क चाहिए, मुझे सेट ऑफ रूल्स चाहिए। गॉट इट। वो आपका क्वांट है। गॉट इट। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने एक बार रूल बना दिया, वो रूल आपका हमेशा के लिए फॉर एवर बन गया। मैंने फंडामेंटल रेटिंग सिस्टम बनाया, अब उसको भी ऐसा नहीं कि डेली बेसिस है, बट हाँ, हर 3 महीने 6 महीने में हमें रिव्यू करते हैं हम लोग कि वो रेटिंग सिस्टम और बेटर क्या कर सकते हैं हम, और क्या नया फ्रेमवर्क हम उसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो दिस इज द ऑनगोइंग प्रोसेस। जैसे आप कोई भी चीज करते हैं, मतलब अगर ऐसा लेमन टर्म्स में बिजनेस भी स्टार्ट करूंगा, तो मैंने एक मशीन लगा दी, तो उसके बाद मशीन को मॉडर्नाइज करना जरूरी है। उसकी मेंटेनेंस है, उसकी साल में कुछ ना कुछ टीयर एंड वियर होगा, उसको ठीक करना है। तो आप भी कह रहे हो कि क्वांट के सिस्टम्स भी कुछ ऐसे हैं जहां पर थोड़ा बहुत चेंजेस करते रहना पड़ेगा, बट ओवरऑल फ्रेमवर्क चेंज नहीं होगा, ओवरऑल ढांचा चेंज नहीं होगा। तो घर एक बार बन गया तो 20-30 साल चल जाएगा। बस पेंट आप इधर उधर थोड़ा बहुत चेंज करते रहो या सोफा नया खरीदते रहो। ग्रेट, नाइस नाइस। मैं कन्विंस तो हो रहा हूँ आपकी बातों से कहीं ना कहीं। बहुत सॉलिड चीज़ें जो आपने बताई हैं कि इमोशन, और मैं मानता हूँ कि अगर ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग से इमोशन अगर बाहर करते हैं तो कंसिस्टेंसी आती है या डिसिप्लिन आ जाता है। और कहते हैं कि डिसिप्लिन ही इज इक्वल टू सक्सेस। बहुत सारे लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं, और इमोशनल होते ही शायद कुछ गलत डिसीजंस भी ले लेते हैं। एक और कहावत, क्या कहूँगा, वर्ड्स हैं कि ग्रीड और फियर आर दी 2 बिगेस्ट एनिमीज। लालच और डर ही सबसे बड़े एनिमीज हैं आपको इन्वेस्टमेंट सक्सेस या ट्रेडिंग सक्सेस लाने में। तो कन्विंस तो हो रहा हूँ अर्पित जी, बातें आपकी अच्छी लग रही हैं, बट कहते हैं ना फिर कि हर सिक्के के 2 रुख होते हैं। तो इसका दूसरा रुख के बारे में बात करते हैं अब, और समझते हैं इसमें पिटफॉल्स क्या है, इसमें एज एज इन्वेस्टर्स या एज जो बंदे नए सिस्टम्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो
क्या गलतियां करेंगे या आपने करी हो, उनके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं और कोशिश करते हैं उनको समझाने की कि ये सारी चीज़ें वो ना करें। नंबर वन, कि उनका जो लर्निंग कर्व है वो छोटा सा हो जाए, जल्दी वो अच्छे सिस्टम्स बना पाएं। और दूसरा, जो आपके एक्सपीरियंस में शायद आपको बताने वाले कोई नहीं थे, उनके लिए ये एक इंस्पिरेशन या मोटिवेशन बन जाए। बिल्कुल सही बात है सर। तो रविंद्र जी, नॉइस नॉइस का क्या मतलब होता है? श्योर। श्योर, बिल्कुल। तो नॉइस क्या होता है कि नॉइस जब आपको हर इंफॉर्मेशन रिलेवेंट लगती है, हर इंफॉर्मेशन आपको रिलेवेंट लगने लगती है और इन्वेस्टर रिएक्ट मोड में आ जाता है कि कुछ भी नॉइस आई, कुछ भी कंपनी का इंफॉर्मेशन आया, आपको रिएक्ट करना है। तो वो एक उसमें उसे एक वो कहता है ना कि इन्वेस्टर एक डिलेमा में फंस जाता है, इन्वेस्टर एक साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस जाता है। ग्रीड पे वो टॉप पे बाय कर लेता है, फियर में वो बॉटम पे सेल कर देता है, ईगो में वो लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पाता। ये बड़ा ही इमोशनल ट्रैप हो जाता है इन्वेस्टर्स के लिए। और कहते हैं ना कि तेजी में तो सब उड़ान भरते हैं, लेकिन जब मंदी आती है तब पता चलता है कि कौन सा जेट प्लेन था, कौन सा पेपर प्लेन था। राइट, राइट। ये तो बहुत अच्छी बात आपने करी, और शायद सभी लोग या हमारे दर्शक इससे कनेक्ट कर पाएंगे कि एक समय आता है जहां हर कोई प्रॉफिट करता है और लगता है प्रॉफिट करना बहुत ही आसान है, और फिर जब वो समय निकलता है, समय चला जाता है, लगता है कि इससे बुरा कोई जगह नहीं है और यहाँ पर हमें आना नहीं है। तो क्वांट मॉडल इसी को सिंप्लीफाई करता है, यही प्रॉब्लम आपकी वो सॉल्व करता है। क्वांट कोई भी बिल्ड कर सकता है, जैसा आपने बताया कि हमारी ऑडियंस में अगर कोई बिल्ड करना चाहे तो वो कैसे बिल्ड कर सकता है। इट्स अ सिंपल, वेरी सिंपल प्रोसेस। आपको कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स का आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, हम्म। सब्जेक्ट नॉलेज होना जरूरी है हमें। बट यस, आपको कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट समझ में आती है, कंपनी के रेशियो समझ में आते हैं, कंपनी के बैलेंस शीट समझ में आती है। उसी के की पैरामीटर्स को आप यूज करके आप उसको कंपेयर करोगे उसकी दूसरी कंपनी के साथ, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये कंपनी अच्छी है इस पैरामीटर पे, ये कंपनी अच्छी है इस पैरामीटर पर। ओवरऑल जजमेंट आपको मिल जाएगा कि हाँ, अगर मैं ओवरऑल देखा जाए तो मुझे ये कंपनी ज्यादा बेटर लग रही है। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ सर। हम मोबाइल लेने जाते हैं तो हम पहले कंपेयर करते हैं कि अच्छा, इसका कैमरा अच्छा है, इसमें ये फायदा है, इसका ये मेमोरी अच्छा है। तो हम मल्टीपल पैरामीटर्स पर कंपेयर करते हैं, प्राइसेस कंपेयर करते हैं और उसके बाद एक डिसीजन मेकिंग बिल्ड करते हैं। ट्रू, सारे डिसीजन हमारे ज्यादातर ऐसे ही बिल्ड होता है कि हम पहले कंपेयर करते हैं और उसके बाद ही हम लोग उस चीज को हम बेस्ट कंपैरिजन करके हम उसको बाय कर लेते हैं। तो इक्विटी के केस में भी क्वांट इज द कंपैरिजन। ओके। अगर मैं उसको एक लेमन टर्म से बात करूं तो ये कंपैरिजन करते हैं हम लोग। हम एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है जिसमें हम मल्टीपल स्टॉक्स को मल्टीपल पैरामीटर्स पे कंपेयर करके उससे आउटपुट निकालने की कोशिश करते हैं कि ये स्टॉक हमारे लिए बेटर है। गए। अब डिफरेंस बिटवीन क्वांट एंड एआई, एआई में क्या है कि एआई में जो डिसीजन मेकिंग है, जो बेसिकली आउटपुट है, दैट इज नॉट कंट्रोल्ड। वो एआई को आपने बोला कि मुझे अच्छा स्टॉक निकालो, एआई ने अपने एनालिसिस करके निकाल दिया। यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो एनालिसिस का सर्च इंजन है वो इंजन आपने बनाया है। ओके। आपने डिफाइन करा कि इस पैरामीटर पे कंपेयर करो, इतनी वेटेज दो उसको, फिर उसको ऐसे आप आउटपुट क्रिएट करो और उस आउटपुट से फिर आपका ये रिजल्ट आना चाहिए। तो पूरे का पूरे जो इंजन है, वो इंजन अंदर का जो लॉजिकल इंजन है वो आपने क्वांट में बिल्ड किया है गॉट विद इट। द हेल्प ऑफ एआई। गॉट इट। तो ये हमें कहूंगा कि ये उससे वन स्टेप अहेड है। और इसमें थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज अगर आपको है और आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग आती है तो आप अपने सिस्टम खुद के बिल्ड कर सकते हो। इनफैक्ट अब तो हम क्वांट के लेवल्स पर हम क्वांट को ये बोल सकते हैं कि क्वांट से आप नॉट ओनली इक्विटीज, आप क्वांट से ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस बहुत अच्छी बिल्ड कर सकते हो, फ्यूचर लॉन्ग शॉर्ट बास्केट्स बना सकते हो। क्योंकि जैसे मैं स्टॉक्स में मुझे पता है कि ये अच्छा स्टॉक है, ऊपर जा रहा है तो मुझे बाय करना है, ऐसे फ्यूचर्स ट्रेडिंग में भी आप पोजिशनल ट्रेड्स कर सकते हो कि ये अच्छी रेटिंग का स्टॉक है, मोमेंटम है, आपको लॉन्ग करो। ये खराब रेटिंग का स्टॉक है, ये पॉप एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि जस्ट वीक ट्रेंड में है, इसको शॉर्ट करो। ऐसे ही आपने अलग अलग रूल्स को यूज करके आप अपने सिलेक्शन को बहुत फिल्टर कर सकते हो और लिमिटेड स्टॉक से यूनिवर्स बना सकते हो। Got जो आपके जो मतलब एक अनबाइस्ड सिस्टम और आपको हेल्प करेगा टू मेक बेटर डिसीजंस। आप शायद ना एक सिस्टम बायस में जा रहे हो। आपने खुद क्रिएट करा है, तो शायद वो आपका प्यार है जो कह रहा है कि गलतियां नहीं है। बट मैं फिर अपने क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, तो कि जब सिस्टम हम बनाते हैं,
कुछ चीज़ों का तो ख्याल रखना पड़ता होगा, कुछ चीज़ें जाने अनजाने में गलत हो जाती होंगी। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपके एक्सपीरियंस में एक नए सिस्टम, रूल बेस्ड सिस्टम बना रहे हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए? अ, कोई ओवर बाइस ना हो जाए। मल्टीपल चीज़ें हैं जहाँ मैं समझता हूँ कि अ, क्योंकि ढांचा जब आप क्रिएट कर रहे हो और ढांचे की नींव अगर ठीक नहीं है तो गिरना स्वाभाविक है। Correct. तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि वो क्या चीजें हैं जो वो ध्यान रखें जिससे उनका सिस्टम बायस ना हो, और जो गलतियां एक सीजन्ड पर्सन ने करी हुई हैं वो ना करे। बिल्कुल सही बात है। इसमें मैं सबसे पहले बताऊंगा कि अगर हमें कोई भी सिस्टम बनाना है, तो सिस्टम बनाने के लिए सबसे पहले हमारा आउटपुट पता होना चाहिए कि हमें चाहिए क्या। राइट। हमारा एंड गोल पता होना चाहिए। क्या हम लोग जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं या शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं? क्या हमारा गोल ये है कि हमें स्टेबल रिटर्न्स चाहिए या मार्केट से बेटर रिटर्न्स चाहिए? तो हमें पहले अपना आउटपुट पता होना चाहिए। उसके बाद जब हम सिस्टम बनाना शुरू करते हैं, मेरे साथ भी प्रॉब्लम आती है, सभी के साथ आती है प्रॉब्लम, कि सिस्टम वन टाइम में तो नहीं बनता। आप सिस्टम बनाते हो, कई चीज़ें आपको लगता है कि ठीक हो गई, कई चीज़ें लगती हैं आपको गलत हो रही हैं, ये या वो रिजल्ट नहीं दे पा रही हैं। वो आपको समझना है कि क्या चीज़ें गलत हो रही है, क्या चीज़ें रिजल्ट्स नहीं दे पा रही हैं, फिर आपको दोबारा उसको ऑप्टिमाइज करना है। जब मैंने एक सिस्टम बनाता हूँ, तो उसके मैं 4 या 5 वर्जन एक साथ बनाता हूँ कि इसमें एक सर्टेन रूल लग रहा है, इसमें एक सेकंड रूल लग रहा है, थर्ड रूल लग रहा है, और उसको लाइव मार्केट कंडीशंस में हम उसको टेस्ट करते हैं। बैक टेस्ट भी करते हैं और लाइव मार्केट कंडीशन में टेस्ट करते हैं। एंड देन वी कम टू नो कि विच फ्रेमवर्क इज वर्किंग, विच मार्केट कंडीशन। और एक हमें ओवरऑल लग जाता है। देखो, ऐसा भी होता है कि मार्केट में सारे सिस्टम हर टाइम में काम नहीं कर सकते। कि मैंने कोई सिस्टम बनाया, सो वी नीड पेशेंस ऑल्सो। हो सकता है कि जो आपने सिस्टम बनाया, वो सिस्टम आपने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बनाया है। एक आपने मार्केट साइकिल जब मोमेंटम करेगी, उस पर्सपेक्टिव से अपना सिस्टम बिल्ड किया है कि जब मार्केट मोमेंटम करेगी तो वो सिस्टम परफॉर्म करेगा आपका। तो यू नीड पेशेंस, यू नीड टू गिव सम टाइम टू योर सिस्टम ऑल्सो। गॉट इट। कि वो सिस्टम अगर शॉर्ट टर्म में परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट आपको पता है कि आपने जो फ्रेमवर्क बनाया है, जो सेट ऑफ रूल्स आपने बनाए हैं, वो मार्केट में जैसे मार्केट मोमेंटम में आएगी, मार्केट परफॉर्म करना शुरू करेगी, वो पोर्टफोलियो, वो स्टॉक्स भी आपके परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। तो वो चीज़ हमें बहुत ज़रूरी है हमें समझना कि हमारा एंड गोल क्या है, और जो हमारा सिस्टम है, वो सिस्टम के लिए हमें पेशेंस भी रखना ज़रूरी है। थैंक यू अर्पित जी। अब सवाल ना थोड़े से डिफरेंट करते हैं। मैंने कुछ आपकी प्रेजेंटेशंस देखी, कुछ स्मॉल केस में आपको चेक करा, थोड़ी रिसर्च करी आपके बारे में, और देखा कि आपके इसी फ्रेमवर्क ने लगभग एक सब्सटैंशियल अल्फा क्रिएट कर पाए आप मार्केट में। तो क्या ये सस्टेनेबल है, नहीं है? अ, थोड़ा सा आप अपने फ्रेमवर्क के बारे में बताएं कि हाउ इट इज परफॉर्मिंग एंड व्हाई विल इट कीप परफॉर्मिंग। सो बेसिकली जब मैं पोर्टफोलियो बनाता हूँ या मैंने पोर्टफोलियो बनाया था अपना, तो व्हाट आई हैव अज्यूम्ड कि मैंने मार्केट की जो टॉप कंपनीज है, फॉर एग्जांपल मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि टॉप 15 सेक्टर्स सबसे अच्छे सेक्टर्स हैं आउट ऑफ 90 सेक्टर्स अवेलेबल इन द मार्केट, कि ये 15 सेक्टर इनकी रेटिंग सबसे अच्छी है। ठीक है, यहाँ पे सेक्टर रोटेशन हो रहा है, मनी फ्लो हो रहा है, इंस्टीट्यूशन बाइंग आ रही है। अब विद इन दो सेक्टर्स आई आई हैव आइडेंटिफाइड द टॉप रेटेड कंपनीज, कौन से फ्रंट रनर्स हैं, कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जिनके रैंक 1 और 2 है, और कंपनी जो लीड कर रहे हैं। तो अगर मैंने लीडर्स का पोर्टफोलियो बना लिया, तो मेरा एक ऑब्जेक्टिव रहेगा कि मैं बेंचमार्क को एटलीस्ट 2x से तो बीट करूं। ओके। क्योंकि मैथमेटिकल रूल है सर, कि आपने अगर कोई भी चीज, आप एवरेज अगर आपका 10% है, तो उसका जो अपर लेयर है, वो आपकी 10% डबल ही होगी, तभी वो एवरेज 10% का आ रहा है। तो मेरे, जब मैंने फ्रेमवर्क बनाया या जब मैंने ये पोर्टफोलियो बनाया, तो मेरा एक मिनिमम कंडीशन ये था कि मैं एटलीस्ट बेंचमार्क को 2 टाइम्स बीट करना है। वो एक मेरा एंड गोल था। अब 2 टाइम्स बीट करना है, किस होराइजन में बीट करना, मीडियम टू लॉन्ग टर्म। कि अगर आपका पोर्टफोलियो 3 मंथ 6 मंथ्स 9 मंथ्स या 1 ईयर 5 ईयर के होराइजन का है, मे बी आई डोंट नो कि 1 वीक 2 वीक में कैसे रिएक्ट करेगा, लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो का एक गुड टाइम देते हो कि 3 से 6 महीने का टाइम देते हो पोर्टफोलियो परफॉर्म करने का, तो दिस शुड जनरेट अल्फा ओवर निफ्टी। तो हमने उसी एक सिंपल रूल, इन बेसिक रूल प्रिंसिपल को हमने फॉलो किया कि हमें बेंचमार्क को 2 टाइम से बीट करना है। हम डिसिप्लिन रहे, सिस्टमेटिक रहे। मतलब एक बार पोर्टफोलियो बना लिया,
मेरे पोर्टफोलियो की एवरेज रेटिंग समझो, फॉर एग्जांपल बास्केट की एवरेज रेटिंग 8.3 है एज ऑफ नाउ। अब उसमें कुछ स्टॉक ऐसे जो 8.5 प्लस रेटिंग के भी हैं, कुछ ऐसे जो 8 प्लस रेटिंग के हैं, कुछ हो सकता है 9 प्लस रेटिंग के भी हों। ठीक है, एवरेज 8.3 का है मेरे पास। हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ में रिव्यू करूंगा। एक तो मेरा पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग फ्रीक्वेंसी मंथली बेसिस पर रखता हूँ। आई वांटेड टू गिव इनफ टाइम, मैं इनफ टाइम देना चाहता हूँ टू फॉर द स्टॉक टू डिलीवर। क्योंकि अगर मैंने कोई भी कंपनी बाय करी है मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, तो उसमें मुझे थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। तो मैं मंथली बेसिस पर रिव्यू करता हूँ। मंथली बेसिस में मैंने देखा कि कंपनी की रेटिंग्स अगर अच्छी है और फंडामेंटल और टेक्निकली मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक डिस्क्रिशनरी भी हम लोग ह्यूमन इंटेलिजेंस भी यूज करते हैं, क्योंकि कौन सिस्टम ने तो हमें बता दिया कि कंपनी की फंडामेंटल रेटिंग अच्छी है, बट एक हम ह्यूमन लेयर भी इस पर यूज करते हैं ऑन द टॉप ऑफ इट टू इम्प्रोवाइज इट फर्दर। अब अगर किसी कंपनी की रेटिंग गिर गई, सो मैं एक सिंपल रूल है, अगर कंपनी की रेटिंग गिर गई है, कंपनी का फंडामेंटल रेटिंग नीचे जा रहा है, क्वांट रेटिंग नीचे जा रहा है, तो मैं उस स्टॉक को रिप्लेस कर दूंगा और इक्वली से बेटर स्टॉक को मैं पोर्टफोलियो में इंट्रोड्यूस कर दूंगा। सो आई मेंटेन द प्रोसेस फ्रॉम द लास्ट 12 मंथ्स। ये सेम प्रोसेस को मैं रिपीट करता रहा। हर महीने मैं मार्केट में पोर्टफोलियो को देखा अपने, उसमें से जो खराब स्टॉक से उसको उससे बेटर स्टॉक से रिप्लेस कर दिया। थोड़ा बहुत सेक्टर रोटेशन का फ्लेवर भी ऐड किया, क्योंकि हमारे पास सेक्टर रेटिंग मॉडल्स बिल्ड किए हुए, तो हमें ये भी पता है कि कब हमने जैसे जब पीएसयू बैंक्स में रह लिया, एकदम पीएसयू बैंक्स को राइड किया। फोर व्हीलर्स में आई थी, फोर व्हीलर्स को राइड किया। होटल्स एंड हेल्थ केयर में आई थी, तब हमने होटल्स एंड हेल्थ केयर में अपना एक्सपोजर बढ़ाया। तो उस तरीके से सेक्टर रोटेशन भी किया हमने विद इन लास्ट 1 ईयर, और हमने एक नेचुरल अल्फा मेंटेन हो गया हमारा सर। मतलब हमारा गोल अभी हमने, अगर मैं आपको बोलूं, हमारा अचीव हुआ 4 टाइम्स हमने निफ्टी को बीट कर दिया, बट हमें ये लगता है कि 2 टाइम्स तो सस्टेनेबल ईजी है, कि आप 2 to 3 टाइम्स इजीली निफ्टी को बीट कर सकते हो अगर आप डिसिप्लिन प्रोसेस को यूज करते हो और क्वालिटी स्टॉक की तरफ आपका फोकस रहता है पोर्टफोलियो में। सो फिर 2-3 ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल कर लिए हमने जो शायद हमारे रिटेल जनता को नहीं पता होंगे। एक है अल्फ़ा। अल्फ़ा का मतलब है कि जो आपके पोर्टफोलियो या जो आपने स्क्रिप्ट्स में इन्वेस्ट करा है उसकी रिटर्न्स, और अगर उस रिटर्न्स को आप उसके बेंचमार्क, एक नया वर्ड है वो बाद में बताता हूँ। बेंचमार्क का मतलब यहाँ पर जो इंडेक्स जिसको आप फॉलो कर रहे हो उसमें कितना रिटर्न आया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडेक्स में 10% आया है और आपके पोर्टफोलियो में 20% रिटर्न आई है, तो आपने लगभग 10% का अल्फा निकाला है, विच इज 2x ऑफ द मार्केट। दूसरा वर्ड है बेंचमार्क। हर पोर्टफोलियो एक यूनिवर्स के ऊपर आधारित होता है। उस यूनिवर्स को हम बेंचमार्क कहते हैं, और कंपैरिजन के लिए लगभग सभी पोर्टफोलियो मैनेजर्स यूज़ करते हैं ये दिखाने के लिए कि उन्होंने बेंचमार्क को बेटर करा है या बेंचमार्क से वर्स करा है। चलते हैं वापस अर्पित जी की तरफ और नेक्स्ट सवाल करते हैं सर। तो म्यूचुअल फंड वर्सेस एक्टिव इन्वेस्टिंग, आपकी थॉट्स क्या है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मैं आपकी इन्वेस्टमेंट से काफ़ी इम्प्रेस हो रहा हूँ, आपके फ्रेमवर्क से काफ़ी कॉन्फिडेंस आ रहा है, बट कहीं ना कहीं मैं एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हूँ और लगभग 80-90% मैंने पैसा सारा वहीं पार्क करा हुआ है। और इसके अगेंस्ट आप एक एक्टिव इन्वेस्टिंग को प्रमोट कर रहे हो, आप कह रहे हो कि बार बार कुछ खरीदें कुछ बेचें। क्या एक्टिव इन्वेस्टिंग पैसिव इन्वेस्टिंग को बीट कर पाएगी या म्यूचुअल फंड्स को बीट कर पाएगी? इस पे आपकी राय जानना चाहता हूँ, इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ। यस, सो बेसिकली सर दोनों ही तरीके की इन्वेस्टिंग मार्केट में होती हैं। इट डिपेंड्स कि आपको क्या पसंद है, आपकी क्या एपेटाइट है। अगर आपका गोल ये है कि भाई स्टेबल रिटर्न्स आते रहें, सही ठीक ठाक रिटर्न्स आते रहें, 10-12% इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स आते रहें, तो म्यूचुअल फंड इज अ गुड ऑप्शन, सेफ ऑप्शन। आई एम नॉट डिनाइंग कि म्यूचुअल फंड इज अ बैड ऑप्शन, इट्स अ गुड ऑप्शन एंड मैक्सिमम पीपल आर डूइंग दैट। बट अगर आपका गोल ये है कि 20% रिटर्न्स या 25% रिटर्न्स भी को पॉसिबल, इफ आई एम से कि 2x रिटर्न मार्केट में पॉसिबल है, तो अगर आपका गोल ये है कि मेरे 20-25% रिटर्न्स, एवरेज रिटर्न्स कंपाउंड हो जाए मेरा पोर्टफोलियो, तो उसके लिए आपको सर म्यूचुअल फंड से अलग आना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा डिफरेंट सोचना पड़ेगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड में कुछ कमियां हैं, जो कमियां स्टॉक बास्केट्स में या पीएमएस में सॉल्व हो जाती हैं। वो किस किस तरीके की कमी है, जो डेफिशिएंसी हम की बात कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड में कुछ कमियां हैं जो स्टॉक बास्केट्स में आपको सॉल्व हो जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, म्यूचुअल फंड्स में पोर्टफोलियो काफी ओवर डाइवर्सिफाइड होता है।
हम अगर एवरेज पोर्टफोलियो की बात करें तो एवरेज होल्डिंग म्यूचुअल फंड में 50 to 70 स्टॉक्स की होती है। उसके कंपैरिजन में स्टॉक बास्केट्स की बात करें तो वो 15 स्टॉक्स का 20 स्टॉक्स से कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होता है। दूसरा, म्यूचुअल फंड एक पैसिव फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग है जिसमें ड्यू टू लार्ज फंड साइज, क्योंकि म्यूचुअल फंड का एवरेज फंड साइज ही बहुत बड़ा होता है, तो एवरेज बाय सेल ऑर्डर भी बहुत बड़े होते हैं म्यूचुअल फंड के, तो वो बहुत एक्टिवली उसको रिबैलेंस नहीं कर सकते, क्योंकि उतना बड़ा लिक्विडिटी मिलना या उतनी बड़ी बल्क डील ब्लॉक डील फ्रिक्वेंटली मिलना भी एक अपने आप में म्यूचुअल फंड के लिए थोड़ा चैलेंज हो जाता है। उसके कंपैरिजन में स्टॉक बास्केट्स, यही हमारा एक एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हमारे पास लिक्विडिटी का चैलेंज नहीं है। छोटे छोटे पोर्टफोलियोज होते हैं, लाख, 10 लाख, 50 लाख, जिसकी लिक्विडिटी मार्केट में भरपूर अवेलेबल है, तो उसका हम एडवांटेज उठा लेते हैं कि हम अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते हैं। और जब हम बात करते हैं एक्टिवली, तो एक्टिव में भी इतना ज़्यादा एक्टिवली नहीं होता ये पोर्टफोलियो कि आपको डेली कुछ ना कुछ करना पड़ रहा है। इसमें मंथली बेसिस पे एक छोटा सा रिबैलेंसिंग होता है, दैट माइट बी 10%, 20% फॉर पोर्टफोलियो, कि अगर आपका 15 स्टॉक का पोर्टफोलियो है तो 2 या 3 स्टॉक हो सकता है कि आप पोर्टफोलियो में सेल कर दे और उसके अगेंस्ट दूसरे स्टॉक बाय कर ले। उसका भी रिजल्ट यही होता है, एंड गोल यही होता है कि हमें अपने पोर्टफोलियो की रेटिंग को इंटैक्ट रखना है, अपनी फंडामेंटल रेटिंग में इंटैक्ट रखना है। बिकॉज इन मार्केट्स में कोई भी स्टॉक परफॉर्म कब करता है, जब उसके फंडामेंटल्स परफॉर्म करते हैं, जब उसकी अर्निंग ग्रो करती है। तो अगर कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, अर्निंग ग्रो कर रही है, तो मेरे पोर्टफोलियो में वो स्टॉक बना रहेगा। लेकिन अगर कंपनी के रिजल्ट्स खराब आ गए बाई चांस किसी वजह से, कोई हो सकता मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर आ गया, कोई इंडस्ट्री रिलेटेड इशू आ गया, स्पेसिफिक इशू आ गया, कंपनी स्पेसिफिक इशू आ गया, तो उस केस में मुझे कॉल लेना पड़ेगा और मुझे पोर्टफोलियो को स्टॉक से बाहर निकाल करना पड़ेगा। और सिमिलरली सर, अगर कोई स्टॉक समझो मैंने बाय किया और वो स्टॉक मैंने ऑब्जेक्टिव था कि चलो ये स्टॉक में 30-40% रिटर्न पोटेंशियल लगता है नेक्स्ट 1 ईयर में, और स्टॉक विद इन 2 मंथ्स में ही वो स्टॉक 40% ग्रो कर जाता है, ओवर वैल्यूड हो जाता है, तो उस केस में भी मेरे पास एक कॉन्शियस कॉल आएगी कि या तो मैं इसको रिबैलेंस करके इसके वेटेज को कम करूं, या फिर इसको मैं रिप्लेस करूं एक दूसरे वैल्यू इन्वेस्टिंग आइडिया से। तो वो सर डिपेंड करता है पोर्टफोलियो की थीम के हिसाब से। तो ये चीज थोड़ा बहुत हमें रिबैलेंसिंग करनी पड़ती है, बट यस, इसके हमें मल्टीपल फायदे होते हैं। पहला तो एक्टिव मैनेजमेंट होता है, तो रिटर्न्स के ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स आने का पोटेंशियल बढ़ जाता है आपका। दूसरा क्या है कि कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी होती है, जो हो रहा है आपके सामने हो रहा है, प्रॉपर रीजनिंग के साथ होता है कि क्यों हो रहा है। कंट्रोल होता है आपका, आप जब चाहो जब अपने फंड्स को बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। आपको अदर बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइक डिविडेंड आ गया कंपनी का, कोई कॉर्पोरेट एक्शन हुआ तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है आपको। तो ये मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं जो आपको आपको एक वो स्टॉक मार्केट में एक एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं कि हाँ, मैं कुछ आई एम होल्डिंग समथिंग, आई एम क्रिएटिंग वैल्यू फॉर माई सेल्फ। तो वो भी एक एक्सपीरियंस आपको गेन होता है सर। गॉट इट। मोटा मोटा अगर आप गाड़ी खुद चलाना चाहते हो तो आपको बास्केट्स और स्मॉल केसेस और ऐसी चीज़ों को सब्सक्राइब करना चाहिए। बट अगर आप चाहते हो कि आपकी गाड़ी ड्राइवर चलाए और आप पीछे बैठ के आराम से बैठना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड्स बेटर है। दोनों ही चॉइसेस आपकी अपनी पर्सनल हैं और हर इंसान को दोनों जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। अब वो कितना पोर्शन म्यूचुअल फंड है, कितना पोर्शन स्मॉल केस है, वो निर्भर करता है आपके ऊपर। अर्पित जी, ठीक है, मैं एक्टिव इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, बट फिर मुझे एक्टिवली टैक्स भी तो देना पड़ेगा हर साल। वो जो टैक्स कंपोनेंट है, और म्यूचुअल फंड में तो ऐसा कुछ है नहीं, जब खरीदते गए लास्ट में जब बेचना है बस एक बार आएगा। मेरा सवाल ये नहीं है कि टैक्स देना है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर आमदन है तो टैक्स देना चाहिए एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, बट कितना आप एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करोगे जिससे मेरी म्यूचुअल फंड की रिटर्न और आपकी रिटर्न लगभग बराबर रहेगी। मैं ये जानना चाहता हूँ एज एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर कि कितनी रिटर्न के ऊपर मुझे आप पे पैसे ज्यादा लगाने चाहिए, और कितनी रिटर्न अगर आप अल्फा नहीं क्रिएट कर पा रहे, उससे नीचे मुझे म्यूचुअल फंड की तरफ जाना चाहिए। तो कोई आंकड़ा, कोई ऐसी फिगर? लगभग पहले कुछ साल पहले तक तो एक बेनिफिट होता था म्यूचुअल फंड्स को, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को, कि कैपिटल गेन टैक्स 0 था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अभी वो लगभग 15% के आसपास है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% है। जैसा आपने बोला रविंदर जी की आपका आमदनी है तो थोड़ा सा खर्चा भी करना पड़ेगा, थोड़ा टैक्स भी गवर्नमेंट को भी देना पड़ेगा। तो ठीक है, अगर हम लोगों ने रिटर्न्स आ रहे हैं हमारे, तो हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना भी है उसमें से। अब क्वेश्चन ये आता है कितना। म्यूचुअल फंड में हम देते हैं 15% टैक्स के आसपास, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में काउंट होता है इनका। और
जो हम बास्केट्स करते हैं, बास्केट्स में दोनों तरीके के टैक्स होते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, क्योंकि हम मंथली रिबैलेंसिंग कर रहे हैं तो हो सकता है कि हम शॉर्ट टर्म गेन भी बुक कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म लॉसेस भी बुक कर रहे हैं, और जब लॉन्ग टर्म भी इसमें प्रॉफिट एंड लॉसेस होते हैं। तो द डिफरेंस इज 15% और 20%। अब आप सब खुद कैलकुलेट करिए, अगर आपको एवरेज रिटर्न म्यूचुअल फंड में, एक और एग्जांपल दूंगा। अभी ईटी का सर्वे आया था, आई एम नॉट सेइंग कि मैं किसी भी चीज को गलत नहीं बोल रहा, लेकिन एक सर्वे का आंकड़े आपके सामने रखूंगा। ईटी का सर्वे आया था कि 90% म्यूचुअल फंड्स आर नॉट बीटिंग द बेंचमार्क्स निफ्टी, विच मीन्स कि अगर आपके पास 5 म्यूचुअल फंड हैं तो उसमें 4 आपको बीट ही नहीं कर पा रहे हैं। Got it. ठीक है, वो मार्केट का एवरेज रिटर्न 12% का है, तो हो सकता है आपको 10-11 कितना भी दे सकते हैं। तो मैं एक मान के चलता हूँ कि 12% ही एवरेज रिटर्न अगर म्यूचुअल फंड का आता है, और अगर बास्केट का आता है 20% एवरेज। अब बास्केट का 20% पर मैं मान के चलता हूँ कि 20% ही टैक्स चला गया, पूरा टैक्स शॉर्ट टर्म में मान लेते हैं, तो लगभग 4% हमारा टैक्स चला गया, 16% रिटर्न आया। म्यूचुअल फंड में बात करता हूँ कि 15% टैक्स चला गया, तो विच इज कमिंग अराउंड समवेयर अराउंड 2%। तो 10% यहाँ पे है, 16% यहाँ पे है। तो अगेन आप देखोगे कि गैप 6% का काफी बड़ा गैप है। तो मोटा मोटा अगर कोई भी बास्केट, कोई स्मॉल केस अगर 5% से ज़्यादा अल्फा क्रिएट कर पा रहा है तो बास्केट में पैसा लगाना मच मच बेटर है, और अगर नहीं तो म्यूचुअल फंड बेटर है। ये मैं आपकी बातों से समझ पाया। चलते हैं आगे, और आपसे जो सवाल फिर मन में आ रहा है, अ, क्या इतना सिंपल है? सर मैं आपको बताऊं, इन्वेस्टिंग बहुत सिंपल है। मतलब जैसा होता है ना कि हम दाल रोटी खाएंगे तो हमारा हेल्थ बनी रहेगी, राइट, रोज पिज्जा बर्गर खाएंगे तो हेल्थ खराब हो जाएगी। राइट, वही इन्वेस्टिंग का रूल है। इन्वेस्टिंग में आप बहुत सिंपल सिंपलीफाई करो उसको, अच्छी कंपनीज खरीदो और उनको बस बने रहो उसमें, करेक्ट, उनको होल्ड करके रखो, उनको परफॉर्म करने दो, तो आपके रिटर्न सबसे अच्छे आएंगे। अगर आप रोज डेली कुछ ना कुछ सोचोगे कि आज ये खरीद लेते हैं, फिर कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो सर वही चीज है कि वो पिज्जा बर्गर वाली बात हो जाएगी कि पेट खराब हो जाएगा और वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी चीजें। तो इस नेचर में एक्चुअली सच्चाई ये भी है कि नेचर में हर चीज सिंपल, जो सिंपल चीजें हैं वो अबंडेंट है। वाटर, एयर, जो जो एक्चुअली जो चीजें बहुत सिंपल आसानी से मिल जाती है ना, वो अनलिमिटेड है और वो प्रीशियस है। जो चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती है ना, शायद वो इन्वेस्टिंग के रूल में आपको कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ा देते हैं, रिस्क तो बढ़ा देते हैं, लेकिन रिटर्न नहीं बढ़ाती। तो मैं उस रूल पर बिलीव नहीं करता कि हायर द रिस्क हायर द गेन। आपका ये होना चाहिए कि हाँ, रिस्क शुड बी ऑप्टिमाइज एंड रिवॉर्ड शुड बी मैक्सिमाइज। करेक्ट, करेक्ट। अर्पित जी, आपसे बात करके ना समय का तो पता ही नहीं चला, काफ़ी टाइम हो गया, बट सवाल ख़त्म ही नहीं हो रहे, और ऐसे लग रहा है कि मैं इनको कई घंटे इनसे बात कर सकता हूँ और कई घंटे समझना चाहता हूँ कि क्या एज अ नॉर्मल इन्वेस्टर ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, क्या इन्वेस्टिंग से इतना बड़ा पैसा बन सकता है। बातें करके तो लग रहा है बिल्कुल यस। अगर आपके रास्ते सही हों और तरीके क्वांटिफाइड हों, सही हों, तो क्यों नहीं, मुझे लग रहा है कि अ, ये पॉसिबल है। हम आराम से जो अचीव करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सक्सेस, बहुत सिंप्लीफाई नहीं कर दिया आपने, बहुत आसान कर दिया है। अ, मैं इम्प्रेस्ड हूँ, बट फिर भी ना समझना चाहता हूँ कि ये जर्नी में पहली बात तो अ, आपके साथ कौन कौन है, और कौन आपको प्रेरित करता रहता है रोज की ऐसा एक काम करें और ऐसे एक तरीके से रिटेल इन्वेस्टर्स की हेल्प करें। श्योर। सो यस सर, डेफिनेटली ये मिशन पे हम लोग हैं कि हम इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सके, क्योंकि एज ए इन्वेस्टर मुझे पता है कि कितना प्रॉब्लम्स आता है एनालाइजिंग द कंपनी। मतलब हर लेयर पर सब्जेक्टिविटी होती है। आप, ये कंपनी अच्छी है, इसका रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, वो एक सब्जेक्टिविटी है। कंपनी का फ्यूचर किसका ज़्यादा अच्छा है, वो एक सब्जेक्टिविटी है। एंट्री एग्जिट, वो एक सब्जेक्टिविटी है। कंपनी का क्या वैल्यूएशन है, ये अच्छा है। मतलब हर लेयर पे एक जजमेंट होता है, हर लेयर पे एक सब्जेक्टिविटी होती है। ऐसा लगता है कि जैसे आप कोई भी किसी भी स्टॉक के बारे में 5 लोगों से पूछोगे तो 5 डिफरेंट ओपिनियन आएंगे, और लगता है कि ये स्टॉक एनालिसिस नहीं रहा, ये कोई साइंस नहीं है, ये कंपटीशन बन गया, ओपिनियन कंपटीशन। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम में।
और यही प्रॉब्लम मैंने फेस करी थी। फिर मैं इसी आइडिया को लेकर एक विजनरी फाउंडर से मिला, मिस्टर कमल यादव उनका नाम है। उनसे मैं मिला, उनको मैंने आइडिया प्रेजेंट किया कि सर ये बहुत बड़ा हमें प्रॉब्लम है मार्केट में कि नॉइस बहुत ज़्यादा है, क्लैरिटी बहुत कम है, सब्जेक्टिविटी हर लेयर पे होती है, तो हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। रियली विजनरी फाउंडर, ही इज अ विजनरी पर्सन। उन्होंने आइडिया को क्लिक किया, उनको आइडिया को समझ में आया, एंड ही गिव ही गिव द शॉट। मतलब उन्होंने फिर आइडिया को बिल्ड करने के लिए मुझे पूरी अपॉर्चुनिटी दी, पूरा उन्होंने मुझे एक एक्सपोजर दिया कि अर्पित, लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस आइडिया। आप कैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, कैसे आप वो मॉडल्स बना सकते हो, लेट्स लेट्स स्टार्ट थिंकिंग ऑन दैट। और कौन से साल में आप इस फाउंडर को मिले? मैं 2023 में मिला था उनसे। वाह। सो लगभग 2 साल आपने इस पे समय दिया। 2 साल आपने हिट एंड मिसेस एंड ट्रायल्स एंड इतना सारा काम करके तब जाके जो आज है फिनखोज, वो पूरी 2 साल की मेहनत है। बिल्कुल सर। हैट्स ऑफ दो टू यू साल सर। तक लगातार सर हमने एपीआईज बिल्ड किए, बैक एंड पे एक एक एपीआई को बिल्ड किया हमने, सब फ्रेमवर्क को टेस्ट किया, एंड आज हमने इसको इतना सिंप्लीफाई कर दिया कि आज आपको सिर्फ एक स्कोर है, वन स्कोर इज फॉर एवरीथिंग। वो स्कोर आपको सब बता देगा, कंपनी का कैसा ट्रैक रिकॉर्ड है, उसका वैल्यूएशन कैसा है, उसका फ्यूचर आउटलुक कैसा है। जिस चीज को करने के लिए एक नॉर्मल एनालिस्ट को कपल ऑफ डेज और वीक्स लग जाते थे, वो आप विद इन सेकेंड्स कर सकते हो सर। उतना सिंप्लीफाई कर दिया, सेक्टर का ट्रेंड बना दिया, रेटिंग का ट्रेंड बना दिया, एंड इट्स कीप ऑन गोइंग। मतलब अभी तो हमने सिर्फ शुरुआत की है। लोड्स ऑफ लव टू यू सर, लोड्स ऑफ प्रेयर्स एंड आप इस मुहिम से आगे बढ़ते रहें। फिर एक सवाल है, और मुझे लग रहा है कि मेरी सवालों जो हैं वो बहुत नेचुरली आ रहे हैं, क्योंकि मैं अपने आप को एक इन्वेस्टर मानता हूँ और एक ऐसा इंसान मानता हूँ जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल नहीं पाई। अज्यूमिंग मैं आज शुरुआत करता हूँ इस जर्नी पे और एक्टिव इन्वेस्टिंग को फॉलो करता हूँ। अ, मुझे कोई ख्याल रखना है या सब कुछ मुझे ऑन द प्लेटर मिलता है, ऑन द टेबल मिलता है? अ, कैसा है ये जर्नी? मीन्स थोड़ा सा आप इस पे अ, संक्षिप्त में बताएं। श्योर। तो हमने एट फिनकोच हमने दो तरीके के इन्वेस्टर्स का ध्यान रखा है। एक वो इन्वेस्टर्स हैं जो खुद से अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से कर भी रहे हैं, और उनको से एक असिस्टेंस चाहिए, उनको एक रोबो एडवाइजर चाहिए जो उनको हेल्प करे आइडेंटिफाइंग द स्टॉक, वैलिडेशन ऑफ स्टॉक, ये स्टॉक जो मैं बाय किया वो अच्छा है खराब है, या स्क्रीनिंग करने में, या टूल्स को यूज़ करने में कि कोई भी पोर्टफोलियो को एनालाइज करना है। मतलब मल्टीपल टूल्स को वो यूज़ करें और वो अपने स्टॉक्स को, अपना पोर्टफोलियो को इम्प्रूव करें। तो उनके लिए हमने काफ़ी टूल्स बनाए हैं, डीआईवाई टूल्स बनाए हैं, डू इट योरसेल्फ टूल्स, जिसमें आप फ्रॉम स्टॉक एनालिसिस टू स्टॉक स्क्रीनिंग एंड पोर्टफोलियो एनालाइजिंग सब कुछ कर सकते हो। Great. एंड हमने पूरा एंड टू एंड जर्नी इक्विटी के ऊपर फोकस किया, इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए। Got it. वी हैव डिफरेंट प्रोडक्ट्स, बट जो एट फिनकोच वी आर फोकसिंग ओनली ऑन इक्विटी इन्वेस्टर्स, Got it. गुड सीरियस इक्विटी इन्वेस्टर्स। एंड विजन क्या है फिनकोच की सर? आगे बास्केट्स के अलावा और क्या प्लान कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? तो एक तो हमने टूल्स का बनाया, दूसरा हमने रेडीमेड सॉल्यूशन में बिल्ड किए हैं। हमने क्वांटिफाइड बास्केट्स बनाती, जैसे आपने पूछा था कि मेरी टीम, तो यस मेरे पास एक अच्छी टीम है 10-12 लोगों की, एंड वी आर ट्रैकिंग द मार्केट, वी आर क्रिएटिंग पोर्टफोलियोज, डिफरेंट पोर्टफोलियोज फॉर डिफरेंट फाइनेंशियल गोल्स। लाइक आपको अगर चाहिए कि मेरे को एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूँ और मुझे स्टेबल और कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए, तो उसके लिए एक बास्केट है। आपका गोल ये है कि मुझे लॉन्ग टर्म बास्केट चाहिए, मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मुझे डेली मंथली नहीं, मुझे तो ये है कि स्टॉक्स मैंने एक बार ले लिया और मैं मल्टीपल ईयर्स तक होल्ड करूँ, तो उसके लिए हमने एक वेल्थ कंपाउंडर बास्केट बना दिया। आपके लिए एक मोमेंटम राइड करना है तो मोमेंटम बास्केट है। आपको अदर देन इक्विटीज डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करना है, लाइक गोल्ड, सिल्वर और ग्लोबल इक्विटीज, तो उसके लिए ईटीएफ बास्केट है। तो ऐसे हमने मल्टीपल, एंड वी आर एडिंग मोर बास्केट्स ऑल्सो इन अवर किटी। तो डिफरेंट बास्केट्स हैं फॉर डिफरेंट फाइनेंशियल गोल्स, एंड सबका विजन एक ही है, सबका अल्टीमेट गोल यही है कि हाउ टू बीट द बेंचमार्क्स। गॉट इट। ग्रेट। एक और वर्ड अभी यूज हुआ है, वो है ईटीएफ। ईटीएफ का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। आज की डेट में बहुत सारे फंड्स हैं, बहुत सारे थीम्स हैं जो एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। आप
टर्मिनल पे जैसे शेयर्स खरीदते हो वैसे ही आप अपनी ऐप से या टर्मिनल या ईएक्सी से वो चीज़ ईटीएफ्स खरीद सकते हो। ईटीएफ का बेस्ट जो बेनिफिट ये होता है या बेस्ट जो फ़ायदा है वो ये है कि मल्टीपल चीज़ें आप एक साथ एक सिंगल स्क्रिप्ट में खरीद लेते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं कि मुझे निफ्टी खरीदनी है तो निफ्टी का एक ईटीएफ है जिसका नाम है निफ्टी 20। आप एक निफ्टी 20 100-150 रुपए की होगी या 200 रुपए की होगी, आप वो खरीद लें और सारे निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं उसी के अंदर आ जाते हैं। इसको डाइवर्सिफाई भी कह सकते हो, पैसिवली इन्वेस्ट भी कह सकते हो एंड एट अ लोअर कॉस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड ये मिल जाता है। दिस ऑप्शन इज द प्रॉक्सी टू म्यूचुअल फंड्स। कि म्यूचुअल फंड्स में अगर आपको नहीं पता, क्योंकि 200 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स हैं, किस में इन्वेस्ट करें या कंफ्यूजन है, तो आप ईटीएफ ले लो सीधा। Got it, got it. ईटीएफ के ऊपर एक क्वेश्चन आया एज एन इन्वेस्टर, फिर मैं एक नॉर्मल इन्वेस्टर हूँ और म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स या ये बास्केट्स किस में? सर इसमें डिपेंड करता है कि आपके गोल्स के हिसाब से कि आपको क्या पसंद है। मुझे हो सकता है कि मुझे एज ए इकोनॉमिकल कार पसंद है कि जो मुझे माइलेज अच्छा दे। किसी को हो सकता है कि बहुत अच्छी हाई एंड लग्जरी कार पसंद हो। तो डिपेंड करता है। सिमिलरली अगर ये हर किसी की एक चॉइस होती है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इन्वेस्टिंग टर्म्स में, तो म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ मोर लेस बोथ आर सेम। उनके रिटर्न्स सेम होते हैं। इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन सब वेल डाइवर्सिफाइड होते हैं। तो अगर आपका गोल ये है कि आपको एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करनी है, लॉन्ग टर्म की वेल्थ क्रिएट करनी है विदाउट टेकिंग फर्दर रिस्क, तो आप ईटीएफ की तरफ जाओ या म्यूचुअल फंड की तरफ जाओ। लेकिन अगर आपको यह है कि आपको बेटर रिटर्न्स चाहिए और आपको थोड़ा सा मार्केट में एक्सपीरियंस भी गेन करना है कि हाउ मार्केट के वॉलेटिलिटी को भी इंजॉय करना है आपको, और अपने वेल्थ को आपको कंपाउंड करना है ज़्यादा फास्टर रेट से, तो आप बास्केट्स की तरफ जाओ। लेकिन सर इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूंगा। हाँ जी। लाइक मतलब म्यूचुअल फंड एज अ प्रोडक्ट सेफ है, बास्केट्स एज अ प्रोडक्ट रिस्की है। ऐसा क्यों? मतलब बास्केट्स रिस्की है डिपेंड्स अपॉन द फंड मैनेजर। ओके। अगर कोई गलत अप्रोच से बास्केट बनाई जाती है, कोई गलत स्ट्रेटेजी बास्केट में यूज की जाती है जिसमें आप स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका क्लियर नहीं है, ये डिस्क्रिशनरी है, तो बास्केट रिस्की हो सकती है। वो बास्केट आपको नेगेटिव रिटर्न भी दे सकती है। लेकिन अगर वो बास्केट्स प्रॉपरली डिसिप्लिन्ड है, सिस्टमेटिक है, तो वो बास्केट्स बेटर हो सकती है एज कम्पेयर टू एनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स। तो सर वो डिपेंड करता है, बास्केट में रिस्क फैक्टर है, हु इज मैनेजिंग द बास्केट। अंडरस्टूड। इसलिए हम बोलते हैं बास्केट एज अ प्रोडक्ट रिस्की है, बिकॉज उसमें आपको ये एक ध्यान रखना पड़ेगा कि यू आर सब्सक्राइबिंग टू विच स्मॉल केस विच बास्केट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। गॉट इट। तो कहने का मतलब ये है कि जिसको भी आप सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा एनएससी की एक टैगलाइन है, सोचकर समझकर इन्वेस्ट करो। सोचना इसलिए ज़रूरी है कि आप समझ लो कि उसके साथ क्या रिस्क अटैच है, क्या सही हो सकता है क्या गलत हो सकता है, और समझना इसलिए ज़रूरत क्योंकि जब वो घटना घटे, इन दिस केस अगर मार्केट फॉल होती है, तो आपको आइडिया रहना चाहिए कि आपकी पोर्टफोलियो कितना गिर सकता है। मैंने देखा है बहुत सारे इन्वेस्टर्स शायद फॉल के लिए रेडी नहीं रहते, लॉस के लिए रेडी नहीं रहते। वही इमोशनल वाली बात जो आपने थोड़ी देर पहले करी थी, वो इमोशनल हो जाते हैं और इमोशन से गलत डिसीजंस ले लेते हैं। अर्पित जी, सवालों की जो श्रृंखला है वो तो ख़त्म नहीं होगी, बट समय का अभाव है, समय को भी देखना है। तो अ, हम जो अंत में आए हैं, एक सवाल अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बट नॉट अर्पित दी क्वांट फंड मैनेजर, बट मैं इन वो जो इंट्यूशन वाली गट फीलिंग वाला फंड मैनेजर थे आज से शायद या अभी भी होंगे, आई वुड नॉट से दैट कि अभी नहीं है। तो अर्पित दी फंड मैनेजर को 2026 कैसा लग रहा है? थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए आप अपनी एनालिसिस, अपनी सोच उनसे साझी करो। श्योर। सो रविंद्र जी, 2026 मुझे मार्केट में बेटर लग रहा है। 2025 में लगभग रिटर्न्स फ्लैट थे। मार्केट 26,000 से ओपनिंग हुआ था और इसी के राउंड मार्केट में क्लोजिंग हो रही है 2025 में। मुझे 2026 रिलेटिवली बेटर लग रहा है।
उसके 2-3 कारण है। पहला तो ये है कि इंडिया में ग्रोथ इम्प्रूव हो रही है अक्रॉस द सेक्टर्स। जीडीपी ग्रोथ इम्प्रूव हुई है 8.5%, विच एक्चुअली नोबडी इमेजिन कि इतनी अच्छी ग्रोथ भी इंडिया की आएगी। वी हैव रिकॉर्डेड वेरी गुड ग्रोथ, और हमें लगता है कि 6 to 7% का एवरेज ग्रोथ तो इंडिया में मेंटेन इजीली हो जाएगा जीडीपी लेवल पे। अब हम बात करते हैं सेक्टर्स पे, तो अर्निंग रिकवरी हो रही है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, निफ्टी के वैल्यूएशन काफी रीजनेबल हो चुके हैं। जो निफ्टी का पी मल्टीपल 1 पॉइंट ऑफ टाइम 26 तक पहुंच गया था 2024 में, अभी वो फिर से रीजनेबल होकर 2021 के आसपास 21 के टाइम्स के आसपास आ गया है, 20 to 21 टाइम्स। तो निफ्टी का पी मल्टीपल काफी रीजनेबल है। तो मुझे लगता है कि मार्केट ने लगभग 1 साल से जो होल्ड लिया है, कंसोलिडेशन फेज में है, अब यहाँ से मार्केट एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। और आप देखोगे कि मार्केट 26,000 के आसपास पिछले 1 महीने से होल्ड भी कर रहा है, ना यहाँ से गिर रहा, वहीं आसपास रेंज में ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे मार्केट में एक हेल्दी कंसोलिडेशन हो रहा है, वैल्यू बाइंग हो रही है, और मुझे लगता है कि 2026 की शुरुआत से ही मार्केट में एक रैली शुरू हो जाएगी। आई एम लुकिंग कि एटलीस्ट निफ्टी में यहाँ से 30,000 का टारगेट है इन द नेक्स्ट वाह, ईयर्स। तो आप तो अभी भी बुल रन को कंटिन्यू कर रहे हो। यस, बुल रन तो अभी मेंटेन है सर। तो कौन से सेक्टर्स पे ध्यान दें सर 2026 में, अगर आप कह रहे हो कि ये बुल रन की शुरुआत है और हम लगभग जनवरी में क्या अनदर 3-4 डेज रह गए हैं? श्योर। हाँ। कुछ सेक्टर्स हैं जिसमें हम अभी ओवरवेट हैं, डिपेंड्स अपॉन, अगेन मैं क्वांट मॉडल को बिलीव करता हूं, तो जो मेरे को क्वांट सिस्टम बोलेगा पहले मैं उसी को ऊपर अपना वैलिडेशन करूंगा। तो अभी जो मेरे क्वांट मॉडल के हिसाब से जो सेक्टर्स रडार में हैं, वो है कंज्यूमर फाइनेंस, ओके। पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, होटल्स एंड हेल्थ केयर्स, ऑटोमोबाइल्स। सो ये सब कंज्यूमर सेक्टर्स है, कंज्यूमर ड्रिवन सेक्टर्स हैं। ये सेक्टर अभी हमारे रडार में है, जो हम लोग सेकुलर ग्रोथ स्टोरी जहाँ पे हम फॉलो कर रहे हैं। बाकी कुछ कुछ सेक्टर सिक्लिकल सिक्लिकल सेक्टर्स, मेटल सेक्टर्स हैं, वहाँ पे हमने एक शार्प रिकवरी देखी है अभी लास्ट 1 मंथ में। तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में वो सेक्टर भी परफॉर्म करे, बट एज अ लॉन्ग टर्म सेक्टर अगर पूरे साल का सेक्टर बोलोगे, तो ये 4 या 5 सेक्टर जो मैंने आपको बताए हैं, ये वो सेक्टर में आप अपना एक्सपोजर बढ़ा सकते थोड़ा लालची हो रहा हूँ, बट अब सेक्टर में स्टॉक भी बता दीजिए। हो। सर स्टॉक्स तो देखो सर, अभी आप हमारी चाहे तो मैं आपको बोलूंगा ये रिसर्च आप खुद करो, अच्छा। आपको और अच्छा लगेगा। मतलब मैं आपको बताऊंगा शायद वो मजा नहीं आएगा जो आप खुद करोगे। मैंने आपको सेक्टर्स बताए हैं, आप फिनखोज की ऐप इंस्टॉल करो, प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। वहां पे आप सेक्टर्स डालोगे, आपको हर सेक्टर की टॉप कंपनीज निकल के आ जाएंगे रैंक वाइज। गॉट इट। मैं कहता हूँ सर, मैं भी वही बताऊंगा, देखकर रैंक 1 रैंक 2 कंपनीज देख लो, टॉप रेटिंग कंपनीज हैं, उसमें आप इन्वेस्ट करिए। और डेफिनेटली अगर वो सेक्टर परफॉर्म करेगा तो वो कंपनीज आपको ज्यादा बेटर परफॉर्म करेंगी। ग्रेट। इतना सिंपलीफाई कर दिया सर। ग्रेट। थैंक यू वेरी मच अर्पित जी, आज समय देने के लिए, और हमें इस चीज़ के लिए, हमें समझाने के लिए कि क्वांटिफाइड बास्केट्स कितनी इम्पोर्टेंट हैं और इसका एलोकेशन हमारे पोर्टफोलियो में क्यों ज़रूरी है। मैं पहले इन चीज़ों पे कन्विंस्ड नहीं था, मैं क्योंकि म्यूचुअल फंड्स हमें बताए गए हैं सबसे अच्छे हैं और वही सही हैं, बट ऐसा लग रहा है कि ये बास्केट्स भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। ये एक शुरुआत है, सिर्फ हमें सेलेक्ट करना है कि कौन से फंड मैनेजर्स पे हम अपनी बेट, हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, और बास्केट्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट एलोकेशन प्रूफ रहेंगी हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो में। अभी अगर मैं आपसे एक सवाल फ्यूचर के बारे में करना चाहूँ, पोर्टफोलियो इन्वेस्टिंग के बारे में करना चाहूँ, तो आपको क्या लग रहा है कि आने वाले फ्यूचर में और कौन से स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग या कौन से तरीकों से लोग इन्वेस्ट करेंगे, या किस तरफ नए ट्रेंड्स बन रहे हैं? श्योर। तो बेसिकली क्वांट एक काफी ब्रॉडर वर्ड है। क्वांट में क्या होता है कि इट्स अ रूल्स ड्रिवन पोर्टफोलियो, सेट ऑफ रूल्स विच डिफाइन द पोर्टफोलियो, कि आपका पोर्टफोलियो किस तरीके का होगा, क्या कॉम्पोजिशन होगा इस पोर्टफोलियो के अंदर। तो फ्यूचर इज क्वांट एआई। अब इसमें सर डिपेंड करता है, ये मशीन वर्सेस मशीन हो गया है। अभी ह्यूमंस तो अगर हम देखेंगे, ह्यूमंस का एक्चुअली इन्वॉल्वमेंट इन टर्म्स ऑफ पोर्टफोलियो बिल्डिंग एट प्रोफेशनल लेवल, अगर हम फंड मैनेजर्स की बात करें, पीएमएस की बात करें, तो ज़्यादातर सब लोग रूल ड्रिवन होते जा रहे हैं, डिस्क्रिशनरी लेवल पे बहुत कम होता जा रहा है। एक स्टडी आई थी कि यूएस में मोर देन 60% फंड्स
आर नाउ ऑटोमेटेड, ओके डेटा ड्रिवन। ओके इंडिया में नंबर छोटा है, अभी नंबर तो क्लियर नहीं है कितना है, लेकिन अभी थोड़ा कम है। बट इन द नेक्स्ट 2-3 years हम देखेंगे कि सारे पोर्टफोलियो सब इन्वेस्टिंग डेटा ड्रिवन हो जाएंगे, रूल बेस्ड हो जाएंगे। हो जाएगी। इनफैक्ट ट्रेडिंग का भी हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि ट्रेडिंग भी रूल ड्रिवन होने वाली है बहुत जल्दी। ट्रेडिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी 60% जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हैं वो सारे algos से आ रहे हैं, ऑटोमेशन से आ रहे हैं। तो वहाँ पर जो अभी आपने बात करी, मैं रियलाइज़ कर पा रहा हूँ कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो लड़ाई अब मशीन वर्सेस मशीन हो गई है, मशीन वर्सेस ह्यूमन तो अब रही नहीं। मशीन इज अल्ट्रा फास्ट, क्विक डिसीजन मेकर, और मतलब अनबाइस्ड है। सबसे बड़ा जो इमोशनल ट्रैप होता है ना, कि मुझे ये स्टॉक पसंद है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मुझे एचडीएफसी बैंक पसंद है, मेरे पास उसका एक्सपोजर है, तो अगर वो स्टॉक गिर भी रहा होगा तो भी मैं उसके साथ एक अलग ही मेरा कनेक्शन रहेगा। ट्रू। और वो कनेक्शन होना नहीं चाहिए। जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, यू शुड बी मटेरियलिस्टिक। गॉट इट। तो अरबी जी हमें सिखा रहे हैं हमें कैपिटलिस्ट बनना चाहिए, और डेफिनेटली अगर पैसा कमाना है तो कैपिटलिस्ट अप्रोच इम्पॉर्टेंट है। बट हम फिर भी इंडियंस हैं, तो सोशलिज्म हमारे बिल्कुल डीएनए में है। वो पैसा कमा के हम कहीं ना कहीं सोशल रूट्स ढूंढ लेंगे। It was fantastic talking to you, Arpit. It was fantastic learning from you, and मुझे लग रहा है कि मेरी जो लर्निंग कर्व है वो कई साल आपने कम कर दी। और जो रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग की आप बात करी है कि एक फ्रेमवर्क बनाना है, शायद उसको बनाने में 2 दिन लगें, 2 महीने लगें या 2 साल लगें, वो हर किसी की अपनी अपनी जर्नी है। बट एक बार वो फ्रेमवर्क रेडी हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, सरल हो जाती हैं, और प्रोसेस बन जाता है मुझे लग रहा है। और जब चीज़ें प्रोसेस ड्रिवन हो जाएं, उसमें इमोशंस बाहर निकल जाएं, पैसा सूनर और लेटर आपके पॉकेट में आ ही जाएगा। आज की लर्निंग मेरे लिए तो ये काफ़ी बड़ी थी। हाँ, डेफिनेटली आपने जो भी बातें करी वो बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही अच्छी थी। एंड आई वुड यू नो like to request the audience, whoever is viewing this, that अगर आपके पास कोई सवाल हो इन्वेस्टिंग को लेकर, क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग को लेकर, तो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट or go onto our website and drop a message. RPG or RPG की team will take due efforts to answer them. ये जर्नी मुश्किल है, आसान है, ये कहना राइट नहीं होगा। बट ये जर्नी इम्पॉर्टेंट है, और जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जो चीज़ एक ज़रूरत है, तो वो तो करनी ही चाहिए। और अ, शायद आप एज ऑडियंस अभी फिनकोच की सर्विसेज को सब्सक्राइब करके वो जर्नी शुरू करें, या आप अपने मॉडल्स बनाएं और उसके ऊपर आप इन्वेस्ट करें। I think so. I'm convinced, Arpit, today with your ideologies, with your philosophy, and जिस सरलता से आपने इन चीज़ों को बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपने सिंप्लीफाई करा है, आई एम इम्प्रेस्ड देयर ऑल्सो। एंड सबसे बड़ी बात जो अगर मैं 2 वर्ड्स में कहना चाहूँ तो अ, मेरे को एक फीलिंग आई है कि बहुत सारी नॉइज़ थी और वो कन्वर्ट होगी क्लैरिटी में। सो एक जर्नी है नॉइज़ टू क्लैरिटी जो आज के पॉडकास्ट में मेरे को मिली। एंड आई थिंक सो द ऑडियंस यू वुड ऑल्सो वुड हैव एक्सपीरियंस दैट विद अर्पित्स नॉलेज, आरपीजी की नॉलेज से ये एक्सपीरियंस आपको भी आया होगा। फिनकोच ऐसे कई पॉडकास्ट कर रहा है, ये हमारा पहला पॉडकास्ट है। और हम अलग अलग एक्सपर्ट्स, अलग अलग सोच रखने वाले और अलग अलग तरीके से स्टॉक मार्केट में जो सक्सेसफुल या जो अनसक्सेसफुल भी हैं उनको लेकर आएंगे, सो दैट आप जो हमारे ऑडियंस हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, आप उनसे सीख पाएं, आप उनसे समझ पाएं, और हमारी और हमारे एक्सपर्ट्स की लर्निंग से आप अपने गलतियां कम कर पाएं। ये एक हमारा उद्देश्य है इस पॉडकास्ट के रास्ते।
इस पॉडकास्ट के रास्ते हम एक और चीज़ करना चाहते हैं, वो ये है कि हम अपनी सोच आप तक लेकर जाना चाहते हैं कि हम अ, ये रिटेल तक एडवाइजरी कैसे लेकर आ रहे हैं, हम किस लेवल के एक्सपर्ट्स को अ, अपने साथ जोड़ रहे हैं, जिससे आपको एक बेस्ट एक्सपीरियंस, एक प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो एंड अबव ऑल एक कॉन्फिडेंस मिले। और इन्वेस्टिंग एक कॉन्फिडेंस है, अ, एक एहसास है अ, जो सबको एंजॉय करना चाहिए। एनी लास्ट वर्ड्स अर्पित फ्रॉम योर साइड? So thank you so much, sir, for inviting me. I really enjoyed the conversation, and I really want with your medium कि मैं लोगों से और ज़्यादा इंटरेक्ट करो. I wanted to help the audience कि कैसे quantified models बिल्ड किए जा सकते हैं, वो अपने खुद के मॉडल्स बिल्ड कर सकते हैं, प्री डिफाइंड मॉडल्स को यूज कर सकते हैं, एंड दिस इज द फ्यूचर. आई वुड से कि इन्वेस्टर स्मार्ट हो सकता है, लेकिन पैसा जब ही बनेगा जब आपका प्रोसेस स्मार्ट होगा. परफेक्ट सर। आई थिंक सो कि मार्केट्स में पैसा कमाने के लिए स्मार्टर नहीं, डिसिप्लिन बनना ज़रूरी है। और आज अर्पित जी ने हमें डिसिप्लिन की ज़रूरत और अहमियत दोनों समझाई है। एंड लेट्स फॉलो दिस। एंड एज ऑडियंस यू कैन डाउनलोड दी फिनकोज ऐप एंड आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी जर्नी। आप समझ सकते हो आज जो भी डिस्कशंस हुई हैं उसके जो आउटपुट्स हैं, अ, चाहे वो एक स्कोर है, चाहे वो रेटिंग सिस्टम है, चाहे वो पीयर बेंचमार्किंग है, वो सारी चीज़ें उस मोबाइल ऐप पे अवेलेबल हैं। एंड डेफिनेटली वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू, योर कमेंट्स, योर फीडबैक्स। एंड नेक्स्ट कौन से मेथड्स पे, कौन से तरीके की इन्वेस्टिंग, कौन से तरीके की ट्रेडिंग आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, we'll try to call those experts. Thank you and meet you once again in our next episode. थैंक यू सर. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.